जय हिंद साथियों, देखिएगा आज है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर आपको पता होगा आपने अगर इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। आपको ये फील होगा किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सवाल एक होता है लेकिन उसके पीछे जितना भी होता है वो सब आपके सामने निकाल के रख देता हूँ। तो ऐसे में जो आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। आप देख पाएंगे कि जब जैसे ही 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये फील करेंगे आप कि जैसे ही 10 प्रैक्टिस सेट आप कभी भी लगा लीजिएगा, आराम से जीके जीएस हिंदी वाला पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। ठीक है, तो और मैं कहना चाहूँगा जैसे कि अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा है, लिंक है, प्लेलिस्ट भी बना रखा है यूपी पुलिस री एग्जाम 2024, वो प्लेलिस्ट पहले ही आपको मिल जाएगा। दोनों ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद में आप तीसरे का स्कोर आप कमेंट में बताइएगा कि इसके अंदर जो 10 क्वेश्चंस है एंड उसके साथ लगभग 100-150 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, तो वो सब आपको पता ही है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। नए हैं तो बिल्कुल आप जान लीजिएगा, बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं आपके एग्ज़ाम तक। देखिएगा एक बात मैं अपने मन की कह देता हूँ, बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए आपके साथ में आने का मतलब है अपने वैल्यूएबल टाइम को जो है घटाना, ये आप मानते हैं ना। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए आप विद्यार्थी हैं, पहली बार क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपका मन ऑटोमेटिक बोलेगा कि यार सर के लिए एक लाइक तो बनता है एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो जो है हमारे संविधान में कहाँ के किस देश के संविधान से लिया गया था, ये सवाल का जवाब कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद हम आगे ज्वाइन करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप अगर महिला या पुरुष हैं तो बिल्कुल अपने सहपाठी बिल्कुल चुन लीजिएगा, उनको इस वीडियो को पहुंचाना ये आपका काम है। बाकी मेरी बहन और मेरे भाई, आप ये भरोसा मुझ पर छोड़ दीजिएगा, आपका बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा जितना मुझे समय मिल रहा है उसमें। अब आप देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वो प्रक्रिया होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये सब आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको जो है 10 आर्टिकल आना ही चाहिए, 9-10 आर्टिकल है, ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा आपको पता होगा संविधान के जो संघ जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, भाग 5 के अंदर दे रखा है। एंड भाग 5 के अंदर आपको ये भी याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी के जो आर्टिकल हैं वो कितने से कितने तक हैं। आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक है। ठीक है, 52 से 61 में पूरे आर्टिकल बताऊंगा, जरूरी है इसीलिए आपको बताऊंगा। एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, वो आपको बताता हूँ। देखिएगा आपको पता होगा तो ज़रूर इसको आप अच्छा फील करेंगे। देखिएगा ये है आपका पकानी कोका, ठीक है, पकानी कोका द्वयो दशम, ये आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आसान होगा, पकानी कोका द्वयो दशम, पकानी कोका द्वयो दशम याद हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो ये पहला प का मतलब होता है पद, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये 52 हो गया। तो 52 पर क्या बोलता है, 52 पर राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में ये 53 आर्टिकल है और ये हो गया आपका 53 आर्टिकल। ये क्या है बताओ, का, और का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका। देखिएगा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ रहा है, दोनों को कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में आता है गलत कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 53 ये कहता है कि जो कार्यपालिका होती है उसके औपचारिक प्रधान फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये क्या होता है, कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको पूरा आपको जो है डिटेल में समझा दिया। इसके बाद में देखिएगा ये होता है 54 और ये होगा 54 का मतलब होता है निर्वाचन से। आर्टिकल नंबर 54 जो होता है वो निर्वाचन से संबंधित है, कि यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो आर्टिकल नंबर 54 में होगा। अच्छा अब देखिए 56 का मतलब का मतलब होता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, बताइएगा मुझे, यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहते हैं ओके, लेकिन 3 साल के बाद में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो आगे जो आने वाले राष्ट्रपति होंगे वो बचे हुए 2 साल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे या फिर 5 साल के लिए? जवाब वो दे सकता है जिसने अच्छी पढ़ाई की हो। समझ में आ गया? अब देखिएगा ये आर्टिकल नंबर 56 हो गया, ये 57 या 58 हो जाएगा, ये 57 या 58 हो जाएगा। देखिएगा दो का मतलब क्या होता है ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अभी मैं खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद में 58 देख लीजिएगा, 58 क्या होता है, यो का मतलब क्या होता है जी, योग्यता। क्या होता है,
योग्यता, योग्यता क्या होना चाहिए कि भाई कम से कम 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो और वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो वो जो है वो योग्यता में आता है। किस में आता है? योग्यता में आता है। समझ में बात आ रहा है जी। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल नंबर 59 जो होता है वो द होता है। द का मतलब होता है दशा, दशा का मतलब होता है शर्त। शर्त ये होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो पागल तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं है, तो वो शर्त के कंडीशन में आता है। इसके बाद में जो सा है, शा का मतलब होता है शपथ। क्या होता है? शपथ, यानी राष्ट्रपति का जो शपथ होगा वो आर्टिकल नंबर 60 में आता है। इसके बाद में जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 61, ये होता है महाभियोग का, यानी इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल नंबर 16 जो है वो किसका है? महाभियोग का है। आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने की जो प्रक्रिया है वो यूएसए से ली थी। और महाभियोग में सर ये भी होता है कि महाभियोग की कार्रवाई चालू करने से पहले 14 दिन पूर्व जो है सूचित करना पड़ता है। 14 दिन पहले बताना होता है कि महाभियोग लगाया जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं आए और लगा दिया और चले गए। देखिएगा बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे भारत देश में अभी तक कभी किसी के ऊपर जो वो महाभियोग नहीं लगा, ये अच्छी बात है। बस एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 61, जिससे राष्ट्रपति डरते हैं कि भाई ये जो है मेरी नौकरी खा जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने आपको बता दिए। एक पूछा गया था आर्टिकल नंबर 57 जो होता है, ये 2 वाला जो है इसका मतलब होता है दोबारा। मतलब क्या होता है? दोबारा इलेक्शन। मतलब ये हो गया कि देखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति है वो दोबारा भी चुन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है वो दोबारा भी जो है राष्ट्रपति रहे थे। इन सब आर्टिकल को भाई आप याद रख लेना, अगर याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दी हैं। इसके बाद में देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो श्रृंखला होगी जिसका एंड नहीं होगा, और एंड नहीं होगा मतलब एंडीज हो जाएगी। एंडीज पर्वतमाला जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। किस में पड़ती है? ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 42 किलोमीटर। मतलब ये हो गया कि 7242 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। समझ में बात आ रहा है जी? यानी इतनी लंबी है ये एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। देखिएगा एक और बड़ी अच्छी है, वो अगर आपको याद आ जाए वो है रॉकी। एक नाम आपने सुना होगा रॉकी। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला भी है। रॉकी पर्वतमाला जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। किस में है जी? ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। एक और नोट कर लीजिएगा, एक और बड़ी अच्छी है, वो है अकांकागुआ। ठीक है, अकांकागुआ जो पर्वतमाला है ये कहाँ पर पड़ती है? ये अर्जेंटीना में पड़ती है। किस में? अर्जेंटीना में पड़ती है। ठीक है, याद आ रहा है नहीं? एक बस ये हो गया। एक और लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। एक है देखो हिमालय, ये कहाँ पर पड़ती है? ये एशिया में पड़ती है। ठीक है, एक और बड़ी फेमस है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है जी? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। याद हो जाएगा? तो कितनी मैंने आपको अलग से बता दी हैं। ये आपको रॉकी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, और इसके बाद में अकांकागुआ अर्जेंटीना, हिमालय एशिया में पड़ती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, एंड बाकी जो एंडीज है इसकी लंबाई कितनी है? 7242 किलोमीटर जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, एक सवाल मुझे बताइएगा कि जो दक्षिण अमेरिका, सॉरी बताइएगा, 2 हैं ये, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील जो होता है, ब्राजील, ये ब्राजील जो होता है किस महाद्वीप में पड़ता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। एंड साथ ही में आपको बताना है कि जो सूरीनामा है, सूरीनामा जगह जो पड़ती है ये किस महाद्वीप में आती है? इसका जवाब आप मुझे देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए आपको, जो है वो समझ में आना चाहिए। इसके बाद में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? देखिएगा पहले आप समझिएगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे भारत का नक्शा है, और देखो ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इधर जो गुजरात पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। इधर बोलते हैं खंबात की खाड़ी होती है। ठीक है, क्या होती है? खंबात की खाड़ी होती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है ये कौन सी होती है? बताओ, ये कौन सी होती है? ठीक है, ये तो खंबात की खाड़ी हो गई। क्या हो गई? खंबात की खाड़ी। और ये वाली कौन सी खाड़ी पड़ती है? इसका नाम आपको मुझे बताना है। अब आप देखिएगा वो पूछ ये रहा है कि इन चारों में से वो कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, क्या माही, कोयना, साबरमती या तापी? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा वो है आपका कोयना। क्या है? कोयना। तो जो कोयना नदी है वो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। अच्छा जी, अब खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डिटेल से बताता हूँ। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इस सबको जो है वो नोट करते जाएगा। जो जो सवाल आपके पेपर में बने हैं या फिर उम्मीद है बन सकते हैं, तो वो सवाल जो है आपको भाई आना तो चाहिए।
अब देखिएगा, आपको ये चीज़ याद रखना है कि खंबात की खाड़ी में क्या लिखते जाइएगा कि खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, या फिर ये कहें कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं, आप ये भी लिख लीजिएगा, जो अरब सागर में, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं उनका नाम देख लीजिएगा, उसका नाम लिख दीजिएगा नर्मदा, ठीक है। दूसरा लिख दीजिएगा तापी, तापी को ही ताप्ती बोलते हैं, क्या, तापी को ही ताप्ती बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिएगा साबरमती, ठीक है, साबरमती लिख लीजिएगा। ये वो मैंने आपको लिखवा दी, नर्मदा, तापी, साबरमती, ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो वो हो जाएगा कोयना। कौन सा हो जाएगा? कोयना हो जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, कोयना नदी, पता है आपको इनके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और अमरकंटक की पहाड़ी से। तो आपसे पूछा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक, क्या, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। यहाँ सोन नदी भी जो है वो भी जो है वो यहीं से निकलती है, ठीक है, सोन नदी भी यहीं से निकलती है। तापी नदी, ठीक है, तापी या ताप्ती नदी, एक और नोट कर लीजिएगा, कावेरी नदी, क्या, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है पता है आपको? ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। और कावेरी को आपको पता है, इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा, क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा भी इस नदी को जो है वो बोला जाता है। अब देखिएगा, कोयना नदी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोयना नदी जो है वो कृष्णा की ही सहायक नदी है, ठीक है। कोयना नदी जो है वो कृष्णा की ही सहायक नदी है, जो कि आपको पता होगा कि जो महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से आगे बढ़ करके कराड़ जिले के अंदर ये जो कोयना नदी है वो कृष्णा नदी के अंदर मिल जाती है। समझ में बात आ रहा है जी? और एक और देखो माही नदी, ये भी माही नदी वही है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक और चीज़ देखिएगा, यानी कि देखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा है, और पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो सेकंड नंबर पर आती है, ये ताप्ती आती है, ठीक है। ताप्ती को तापी बोले चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारे पॉइंट को, सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। निकलती है तो सारे सवाल जो जरूरी थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आप आगे देखिएगा, वीडियो को यार बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका चौथा आने वाला प्रैक्टिस सेट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आप देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध रखते हैं? देखिएगा, इन चारों पांचों जो अनुच्छेद हैं भाई, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं, क्या होते हैं? जो मौलिक अधिकार होते हैं, आपको पता रहना चाहिए कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर दे रखे हैं। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 12 से 35 तक दे रखे हैं। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे वो बता दीजिएगा। अब आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा। देखिएगा, आर्टिकल नंबर 14 से जो 18 आर्टिकल होता है, 14 से जो 18 होता है, ये समानता का, क्या, ये देता है समानता का अधिकार देता है। कितना? समानता का अधिकार, ठीक है, इसमें लिख देता हूं, ये देता है समानता का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 में आता है। इसके बाद में देखिएगा, आर्टिकल नंबर 19 से 22 जो होता है ये स्वतंत्रता के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 19 से 22 में आता है। इसके बाद में देखिएगा, आर्टिकल नंबर, इसके बाद में एक यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 23 से 24 जो होता है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। किसके? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो होता है वो अधिकार देता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 25 से 28 भी आपको पता होना चाहिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका देता है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 25 से 28। इसके बाद में देखिएगा, आर्टिकल नंबर, ये भी याद हो, 29 से, क्या, 29 से जो 30 है, आर्टिकल नंबर 29 से 30 है। सर ये क्या देता है? ये देता है आपका, देखिए, ये देता है सांस्कृतिक, क्या, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिकता का अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 29 से 30। इसके बाद में जो आर्टिकल नंबर 32 है वो बहुत ज़रूरी है, और ये है आपका संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चीज़ें याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार दे रखे हैं,
मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 हैं। कौन कौन से वो सारे मैंने आपको बता दिए। 14 से 18 समानता का अधिकार होता है। 19 से 22 होता है, अच्छा 19 से 22 क्या होता है, ये होता है आपका जो होता है ना जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और जो आर्टिकल नंबर 32 है ये संवैधानिक उपचारों को अधिकार देता है। आर्टिकल 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 23 से 24 होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है। 29 से 30 होता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो होता है उसका अधिकार देता है। तो ये सारे अधिकार जो होते हैं भाई आपको याद होने चाहिए। अब चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ये क्या आ गया, आर्टिकल 360, 312, 280, 368, इनके बारे में चलिए थोड़ा बताता हूँ। देखिएगा 360 मैंने आपको बताया था ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित 360। और 312 क्या है, क्या 312 तो 312 या पता है 312 होता है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक, क्या अखिल भारतीय सेवाएं उससे संबंधित होता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 280 है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। किससे, वित्त आयोग से संबंधित है। इन सबको आप नोट करते जाइएगा। आर्टिकल नंबर 368 क्या होता है, ये होता है संविधान के अंदर आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब संशोधन करने का अधिकार, ठीक है, अधिकार नहीं सॉरी, संशोधन कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं, संविधान के अंदर। जो होगा वो आर्टिकल नंबर 368 होगा। ये सारी चीज़ें जो थी वो ज़रूरी थी, ये आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं था, ये बीच में कैसे टाइप कर दिया है यार, ये समझ में नहीं आया हमारे। अब देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, कहाँ पर, कैसे, पूरी चीज़ हम जानते हैं। देखिए सर धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ में आपको आ जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी पता है, 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। आपको ये तो स्थापना हो गया, क्या हो गया, ये कब बनी थी, स्थापना हो गया। इसके बाद में देखिएगा पहला पॉइंट आप देखिएगा कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मतलब पहले इनको आप नोट, पहले अध्यक्ष, भाई राइटिंग हमारा इतना अच्छा नहीं है लेकिन एकदम पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र, ठीक है, बनर्जी थे। इनको आप याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके बाद में पूछा जाए कि पहला जो था वो अधिवेशन या सम्मेलन करो, पहला जो सम्मेलन था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बम्बई के अंदर, ठीक है, बम्बई के अंदर हुआ था। इसके बाद में ये मैंने बता दिया पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद में एक और देखिएगा जो दूसरा सम्मेलन था, क्या दूसरा सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये 1886 के अंदर हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था पता है जी, ये हुआ था आपका कलकत्ता के अंदर। कहाँ हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था। सारी चीज़ों को भाई बैक टू बैक याद करते जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपको मुझे बताना है, इसके बाद आपको मुझे अच्छा एक और मैं आपको बताऊं, जब पहली बार जो अध्यक्षता की थी इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था कांग्रेस की पहले सम्मेलन के अंदर, वो थे 72 सदस्य थे। कितने थे, 72 थे, 72। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता हूं कि तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं। चौथा देखिएगा, जो चौथा सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। एंड चौथे सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वो अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। किसने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी। और जॉर्ज यूले ये वो हैं जो कांग्रेस से पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले हैं। समझ में आ रहा है। एक और देखेगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, सबसे युवा जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन सारे चीज़ों को भाई आप याद रखना तो ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चौथा इलाहाबाद में, तो ये कब हुआ, ये चौथा इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और बम्बई के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट हुआ था। कलकत्ता के अंदर सेकंड हुआ था। और तीसरा मैंने आपसे पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सारे सवालों को आप नोट करते जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। 2011 की जनगणना गणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर भी आपको पता होना चाहिए, भारत की कितनी है, महिला कितनी है, पहला दूसरा सारे जितना भी आता है वो सब होना चाहिए। देखिएगा भारत की आपको याद रखना है, देखिएगा भारत की जो साक्षरता दर है, ठीक है, भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74.04% है, ठीक है, 74.04%। इसके बाद में देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता दर आपसे पूछ ली जाए तो 82.14। इसके बाद में महिलाओं की पूछ ली जाए, ठीक है, महिलाओं की कितनी है
65.46, कितनी है 65.46% है। तो ये पूरा का पूरा डाटा आपको याद रहना चाहिए। अब देखो दो तीन चीजें और हैं। आपको पता है भारत के अंदर सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य के अंदर है? वो आपका फर्स्ट पड़ता है केरल। क्या आपको पता है कि केरल के अंदर कितनी साक्षरता दर है? तो उसके बारे में पता होना चाहिए। वो है आपका 93.91%। ठीक है। इसके बाद में आपको सेकंड वाला पता होना चाहिए। सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे, इसका साक्षरता दर नोट कर लीजिएगा 92.28 है। कितना है? 92.28 है। तीसरा है आपका मिजोरम, सेवन सिस्टर के अंदर पड़ता है। ठीक है, आइजोल जहां की राजधानी है। तो मिजोरम के अंदर साक्षरता दर कितना है? 91.58 है। कितना? 91.58 है। ये सारा डाटा आपको जो है वो नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अब एक मैं आपसे पूछता हूं कि जो यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो जरा आप कमेंट करके बताएंगे तो पता चलेगा कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, आपको पता है बिहार के अंदर साक्षरता दर हमारे देश की सबसे कम है। वो कितनी है वो आप मुझे बताएंगे इसका डाटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या था? भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? तो ये है आपका केरल। क्या है? केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिएगा, अब देखो गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? देखिएगा, नयन वीर, त्रिपथगा, नयन जल या उड़गन। आपके सवाल हैं आपके सामने और इनके जवाब भी आपको पता रहने चाहिए, तभी आपका जो है वो स्कोर बनेगा। ये देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपथगा। क्या हो जाएगा? त्रिपथगा। पर्यायवाची कुछ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा। दूसरा नोट कर लीजिएगा मंदाकिनी, मंदाकिनी लिख लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा भागीरथी। चौथा हो जाएगा जानवी। चौथा हो जाएगा जानवी। पांचवा हो जाएगा देवपगा। क्या हो जाएगा? देवपगा। और लिख लीजिएगा सुरसरी। क्या? सुरसरी। और एक और लिख लीजिएगा, यह है आपका नदीश्वरी। लिख लीजिएगा नदीश्वरी हो जाएगा। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको जो है मैंने आपको याद करवा दिए हैं। इसके बाद में देखिएगा, कारगिल विजय दिवस जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, कारगिल विजय दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 26 जुलाई को किया जाता है। अब देखिए, आपको पता होगा कि कारगिल विजय दिवस की रूपरेखा आपको बताता हूँ। देखिएगा, मई से और ये आपका जुलाई, मतलब 26 जुलाई। ठीक है, मई से 26 जुलाई 1999 के अंदर आपको पता होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में वॉर हुआ था, कारगिल क्षेत्र में हुआ था। तो वहां की ये जो विजय दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अरे भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था विजय। क्या? विजय ऑपरेशन था। ठीक है, जो इंडिया की तरफ से चलाया गया था। एक और फैक्ट याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि 1971 के अंदर पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो था ऑपरेशन चंगेज। क्या था? वो था ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन चंगेज उसका नाम था, चंगेज खान। ठीक है, तो ऑपरेशन चंगेज खान 1971 के अंदर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर जो अटैक किया था उसमें एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। लेकिन कारगिल के अंदर जो विजय प्राप्त की थी वो ऑपरेशन विजय से प्राप्त हुई थी। समझ में आ रहा है जी? ये सारी चीजें जो थी वो बड़ी ही जरूरी थी, जो मैंने आपको बता दी है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए। अब आगे देखिएगा, आगे देखिए, भारत की सबसे ऊंचा जो डैम है वो कौन सा है? सरदार सरोवर, भाखड़ा नागल, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध या रेहंद बांध। इन चारों में से ही जवाब आपको देना है सर, थोड़ा सा आप ध्यान से। ठीक है, देखिएगा, आपको ये याद होना चाहिए कि स्वामी राम तीर्थ सागर बांध जो ये नाम है ये टेहरी डैम का ही है। क्या है ये टेहरी डैम का ही, यानी टेहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है और इसकी हाइट जो है वो 261 मीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और बात, ये जो डैम है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ डैम है। किस पर? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ ये डैम है जिसकी हाइट 261 मीटर है। ये उत्तराखंड के अंदर टेहरी जिले के अंदर पड़ने वाला डैम है जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? इसके बाद में सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नागल डैम, ये सारे डैम जो है वो इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा,
अब देखो यारा लव किस वर्ग के व्यंजन है, ये हिंदी का सवाल है। किसका है जी, ये हिंदी का सवाल है। ये भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या होगा। देखो गर्मी बहुत है, एसी भी फेल है, ठीक है, तो एसी का भी एकदम हवा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल भाई आप हवा, बिल्कुल आप हवा कर दीजिएगा। आप अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि यरलवा किस वर्ग के व्यंजन है। बहुत अच्छा है, देखिएगा पहले आप समझ लीजिएगा, इसको आप नोट करती जाइएगा। देखिएगा अ और आ और ये है आपका क वर्ग। अ आ और क वर्ग जो है ये आपका कंठ होता है। क्या होता है, कंठ ध्वनि होती है। इसके बाद में छोटी ई एंड बड़ी ई, और साथ ही में जो च वर्ग होता है, क्या होता है, जो च वर्ग होता है ये भी आपका मूर्धन्य में आता है। किसमें, ये तालु में आता है। किस में आता है, ये तालव्य में आता है, ठीक है, तालव्य के अंदर आता है। इसके बाद में ट वर्ग है। क्या है, ट वर्ग है, ट वर्ग है, और ट वर्ग एक और लिख लीजिएगा, टा वर्ग, इसके टा वर्ग लिख लीजिएगा, ऋषि लिख लीजिएगा, रा लिख लीजिएगा, और ये ऋषि हो जाएगा। ये सब जो होते हैं मूर्धन्य के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, मूर्धन्य के अंदर, ठीक है, कंठ तालु मूर्धन। इसके बाद में ठीक है, फिर आ जाएगा त वर्ग। त वर्ग के अंदर जो भी आएगा, ठीक है, ये आता है दंत। क्या हो जाएगा, दंत। ये भी याद रखिएगा, स और जो ला होता है ये भी जो होता है वो दंत ध्वनि के अंदर ही आता है। इसके बाद में देखिए प वर्ग होता है। प वर्ग जो होता है ये ओष्ठ ध्वनि में आता है। किस में आता है, तो ओष्ठ ध्वनि में आता है। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि जो आ ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि है, ये आपकी कंठ है। कौन सी है, कंठ है। पावर के अंदर पा जो है, पा फाव ये सब है, ये कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ वाली ध्वनि होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ला है, ला कौन सी ध्वनि है, तो ये दंत्य ध्वनि है। समझ में आ रहा है जी। अब आपसे मैं पूछता हूँ या और शा ये कौन सी ध्वनि है, ये आपको मुझे बताना है। और बाकी जो ऊपर वाला सवाल था वो तो हम भूल ही गए, वो आप यहाँ देख लीजिएगा, य र ल और व ये अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी ध्वनि होती है, ये अंतस्थ ध्वनि होती है। ऊष्म ध्वनि होती है श, जो ये वाला शा होता है ना, ये तालव्य वाला मैंने पूरा आपको बता दिया। तालु वाला ई और च वर्ग होता है। इसके बाद में ओष्ठ वाला जो बता दिए ये प वर्ग होता है, ठीक है। सारे वर्ग जो है वो हमने क्लियर कर दिए हैं। अब देखिएगा तीसरा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मैंने करवा दिया है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है इस वीडियो को सपोर्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिएगा। जो भी आपके ग्रुप है या फिर आपके फ्रेंड सर्किल है वहां पर इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। यार सब्सक्राइब करो या मत करो, बस एक मोटिवेशन के लिए बड़ा ही एक प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। और देखिएगा एक और चीज़ बता दूँ, कल देखिएगा आपको पता होगा कि विवेक सर के जो एग्जामपुर के माध्यम से जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट पेपर जो 14 मई उसका लास्ट डेट है, वो मैंने आपको कल बताया था। एंड उसके लिए मैंने आपको 5 विद्यार्थी के लिए बोल दिया था, 5 स्टूडेंट के लिए बोल दिया था। कल से मैं बहुत बिजी था, ठीक है, मेरे हाथ में जो कल से दर्द हो रहा है तो इसे लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन मेरे द्वारा जो इस चैनल को हैंडल करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए 5 विद्यार्थियों के नाम हमने चयन कर लिए। अभी फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं, मतलब बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे शाम तक जैसी डिटेल आ जाएगा 5 के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं आपको खुद फ़ोन कर दूंगा जो आपने नंबर दिया है, ठीक है, 5 को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड उनका जो 5 का जो लिस्ट है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा ताकि अदर विद्यार्थी उसका वेट ना करें। जो भी 5 विद्यार्थी उनके लिए घर पर ही टेस्ट सीरीज में भिजवा दूं, ठीक है। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।